Hello, good morning. Let's start Sale of Goods Act. Topic is right of unpaid seller. ठीक है, हु इज अनपेड सेलर, उसके क्या राइट है। सेक्शन 45 टू 54 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हु इज अनपेड सेलर, व्हाट आर हिज राइट एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 45 अनपेड सेलर कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 45 में। The seller of goods is deemed to be unpaid seller. ये बोलते हैं deemed to be, deemed मतलब डीमिंग सेक्शन है। Within the meaning of this act, किस किस को हम डीम, किस किस को मानेंगे हम अनपेड सेलर? When the whole of the price has not been paid or tender. जब कोई प्राइस पे नहीं किया, किसको? देखो सेलर का राइट क्या है? प्राइस का राइट है, उसको प्राइस मिलना चाहिए, और बायर के उसको गुड्स मिलनी चाहिए। तो जहां पे प्राइस पेड नहीं किया, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर, मतलब उसको पे नहीं हुआ अभी। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument otherwise या otherwise। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें आ जाती है आपकी, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट और चेक आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट सेक्शन 6 में चेक दिया हुआ है, 4-5 में बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रॉमिसरी नोट दिया है। इन दिस चैप्टर द टर्म सेलर इंक्लूड जनरली आपका जो सेलर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए एक स्पेशल डेफिनेशन दे दिया इन्होंने। ठीक है, कि सेलर को हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? एनी पर्सन who is in the position of seller, as for instance agent of the seller। जो एजेंट ऑफ द सेलर है, जिसकी पोजीशन सेम एज सेलर है, वो भी यहाँ पे सेलर माना जाएगा। टू होम बिल ऑफ लेडिंग हैज बीन एंडोर्स, और कंसाइनर, जो कंसाइनर होता है वो भी यहाँ पे सेलर की डेफिनेशन में आ जाएगा। एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द प्राइस है, वो पर्सन यहाँ पे क्या माना जाएगा? सेलर माना जाएगा। तो सेलर की डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो हु इज राइट ऑफ, टॉपिक है राइट ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है, सेक्शन 45 टू 54 ऑफ सोगा। हु इज अनपेड सेलर? ठीक है, क्या राइट है उसके? देखो, अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द बायर। अनपेड सेलर के राइट किसके अगेंस्ट है? लिखते रहना आपने, ज्यादा डिक्टेशन नहीं है, जहां पे केस लॉ उसमें डिक्टेशन है थोड़ी बहुत। ठीक है, अनपेड सेलर हैज राइट अगेंस्ट, दो तरह के राइट है, एक अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा अगेंस्ट उसका बायर। राइट अगेंस्ट बायर है किसका? अनपेड सेलर का, और राइट अगेंस्ट गुड्स है। तो अदर राइट, अब वो सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। अनपेड सेलर है जिसको प्राइस से पे नहीं हुआ, उसको हम अनपेड सेलर बोलेंगे। तो ही हैज राइट टू डैमेजेस, ठीक है, राइट टू इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले एक्सेट्रा, दीज अदर राइट एक्सेप्ट जो इसके बाद के राइट है। देखो, दिस कंसेप्ट जो ब्रॉट है फर्स्ट टाइम इन लॉ फर्स्ट टाइम ब्रॉट इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेल ऑफ गुड्स पार्ट है, तो उसमें उस टाइम ये अनपेड सेलर का कोई प्रोविजन नहीं था। फर्स्ट टाइम कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया इसको? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अब बट व्हाट आर द राइट? जो अनपेड सेलर हैज राइट अगेंस्ट गुड्स, ठीक है, राइट अगेंस्ट बायर, ही हैज राइट टू लियर। क्या क्या राइट है उसके पास? राइट टू लियन। लियन होता है टू रिटेन करना, वो गुड्स को रिटेन कर सकते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज, स्टॉपेज एंड इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, वो रीसेल भी कर सकते। एंड 3 राइट ऑफ अनपेड सेलर आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, द बेसिस ऑफ राइट ऑफ लियन इज पोजेशन नॉट टाइटल। डिस्कस। जो राइट ऑफ लियन वो पोजेशन से रिलेटेड है, टाइटल से मतलब नहीं है, क्योंकि टाइटल उसमें ट्रांसफर हो जाता है बायर को। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी सेलर के पोजेशन में क्यों ना हो। ट्रांसफर डिलीवर हो जाता है, ऑनर कौन बन जाएगा? बायर। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी, चाहे वो सेक्शन 5 क्या बोलता है,
चाहे प्राइस पेड हुआ या नहीं हुआ, पोस्टपोन प्रॉपर्टी हुई या सॉरी डिलीवर हुई प्रॉपर्टी नहीं हुई, वो पोस्टपोन हो सकता है, फिर भी सेल बायर क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। प्रॉपर्टी किसकी पोजीशन में है, सेलर की पोजीशन में। तो मीनिंग ऑफ द जो अनपेड सेलर है, दैट इज सेलर हु हैज नॉट बीन पेड द प्राइस, जिसको प्राइस पेड नहीं हुआ है, या नॉट रिसीव्ड प्राइस एज पर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एज पर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब भी क्या होगा, अनपेड सेलर होगा। अब अनपेड प्राइस नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या, देखो टेंडर होता है, प्राइस रिसीव, एक तो प्राइस पेड नहीं हो, दूसरा टेंडर। टेंडर मतलब ऑफर जो प्राइस था वो उसको रिसीव नहीं हुआ। मान लो सपोज प्राइस कितना था, ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस था 50,000, 50,000 था, तो कितना पे करना था, 50,000 पे करना था। अब उसने 45,000 पे कर लिया, रिमेनिंग कितना बचता है, 5,000, तब भी वो अनपेड सेलर होगा, क्योंकि फुल प्राइस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसको पेड होना चाहिए। अब मान लो 50,000 में से 49,000 पे कर लिया, लेफ्ट रिमेनिंग कितना बचता है, 1,000 पे नहीं हुआ, तब भी वो अनपेड सेलर होगा, ठीक है। अगर 49,000 पे कर लिया और सॉरी 49,500 बचता है, तब भी मतलब 1 रुपये भी बचता है, तब भी अनपेड सेलर होगा, क्योंकि पूरा प्राइस यहां पे होना चाहिए। नॉट पेड इमीडिएटली और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेशन टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन सेक्शन 45 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कैन सेलर बी अनपेड दो गुड्स नॉट सोल्ड, ठीक है। इज सेल नेसेसरी फॉर मेकिंग सेलर अनपेड, क्या सेल इंपॉर्टेंट है, सेल होना जरूरी है। इफ द टर्म प्रोवाइडेड पेमेंट इन एडवांस, कई बार टर्म होता है पेमेंट एडवांस बिफोर सेल, नॉट पेड देन इट इज अनपेड सेल। एडवांस है कि पहले आपको पे करना पड़ेगा, क्या जरूरी है सेल होना, सेल के बाद ही प्राइस मिलेगा। समटाइम क्या होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एडवांस पेमेंट दो, तभी आपको सेल किया जाएगा। तो ये नॉट जरूरी की सेल, या इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्राइस पेड नहीं हुआ एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बना था कि एडवांस आपको 10,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे। 10,000 पे नहीं किया, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम था, तो वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। नाउ द सेक्शन 45, जो हमने अभी सेक्शन 45 रीड किया, देखो सेक्शन 41, व्हेन होल द पार्ट जो प्राइस है नॉट पेड, या टेंडर, होल द प्राइस पेड नहीं हुआ, या टेंडर मतलब ऑफर जो प्राइस था वो पेड नहीं हुआ। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 50,000 है टोटल, 500 पे नहीं हुआ, बाकी पे हो गया, तब भी वो अनपेड सेलर है। या फिर आप एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एज कंडीशनल पेमेंट, एज कंडीशनल पेमेंट। कैसी है कंडीशनल पेमेंट, नॉट ऑनर, ठीक है, ऑनर नहीं हुआ। देखो एनआई में जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह से कर सकते हैं, कंडीशनल पेमेंट, कंडीशनल पेमेंट, सेलर अनपेड, मतलब आपने कंडीशन दिया किसी चीज का, अनलेस द चांस टू बी ऑनर, जब तक वो ऑनर नहीं हुआ तब तक वो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये आप कंडीशन लगा ले कि ऑनर होना चाहिए पहले, तो ऑनर का मतलब क्या है, जब तक ऑनर नहीं हुआ, मान लो चेक लगा लिया डिसऑनर हो गया, तब भी अनपेड सेलर, उसके हाथ में तो प्राइस नहीं आया, अनपेड सेलर रहेगा। लेकिन अगर कंडीशनल है तो, अगर अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल पेमेंट है, ठीक है, तो देन जैसे शॉपकीपर रिसीव द चेक विदाउट एनी प्रोटेस्ट, शॉपकीपर के पास गए, बाइस गुड्स बाय किया, उसने चेक दिया, उसने पेमेंट दे दिया, ठीक है, उसने कंडीशन नहीं लगाई, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं पहले पेमेंट होनी चाहिए, पहले मैं इसको बैंक में लगाऊंगा, डिसऑनर होगा, तब जाके आपको डिलीवर होगा। तब अगर ये कंडीशन है तब वो अनपेड सेलर हो, जब तक वो ऑनर नहीं हुआ। अगर कंडीशनल नहीं है तब वो क्या होगा, तब वो अनपेड सेलर नहीं होगा, ठीक है, अगर अनकंडीशनल है। तो सेलर फाइल द सूट, मान लो अगर सेलर जो है उसके पास राइट है किस चीज का, सूट फाइल करने का। अगर सेलर फाइल अ सूट फॉर प्राइस, किसके लिए सूट फाइल किया, प्राइस के लिए सूट फाइल किया, डिक्री मेड इन हिज फेवर, कोर्ट ने किसके फेवर में डिक्री दे दी, अनपेड सेलर के फेवर में। इज सेलर अनपेड,
क्या तब भी सेलर अनपेड रहेगा आफ्टर डिक्री? यस, तब भी वो अनपेड सेलर, क्योंकि प्राइस तो मिला नहीं, जस्ट उसको कोर्ट से ऑर्डर आया, ठीक है, उसके फेवर में आएगा, लेकिन डिक्री आने से प्राइस थोड़ी मिला। जब तक प्राइस नहीं मिलेगा उसको तब तक वो अनपेड सेलर रहेगा। दैट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 49 क्लॉज 2। 49 clause 2, the sailor does not lose his right of lien. The sailor does not lose his right of lien, लिखते रहो, ठीक है, even after decree for price is made in his favor। ये सेक्शन 49 क्लॉज 2 में दिया। सेक्शन 49 क्लॉज 2 देखना डायरेक्ट में, आप एक बार क्लियर हो जाएगा। The unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for price of goods। मतलब उसका जो राइट है अनपेड सेलर, वो तब तक अनपेड सेलर रहेगा, उसका राइट टू लियन टर्मिनेट नहीं होगा। अगर डिक्री भी उसके फेवर में आ जाती है तब भी उसका राइट ऑफ लियन टर्मिनेट। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टिल क्या रहेगा, अनपेड सेलर बना रहेगा। ठीक है, क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 क्लॉज 2, और इसमें सेलर की डेफिनेशन दिया गया, इंक्लूड कंसाइनर एजेंट ऑफ द सेलर। ठीक है, जो कंसाइनर और एजेंट है आर आल्सो डीम्ड एज अनपेड सेलर। क्या माने जाएंगे वो? डीमिंग प्रोविजन है, डीम्ड एज अनपेड सेलर, बिकॉज अनपेड सेलर हैज सर्टेन राइट, ही कैन एक्सरसाइज इट बाय अदर। उसके पास कुछ राइट है, वो दूसरों के थ्रू भी उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे एजेंट हो गया, कंसाइनर हो गया। ही हैज राइट टू लियन, राइट टू स्टॉपेज, राइट टू रीसेल। ठीक है, अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, क्या बायर भी अनपेड सेलर हो सकता? क्या बायर के पास भी राइट टू लेन है? देखो, राइट टू लेन किसका राइट है? अनपेड सेलर का। राइट टू स्टॉपेज किसका राइट है? अनपेड सेलर का। राइट टू सेल भी अनपेड सेलर। मान लो फॉर एग्जांपल, सेलर सोल्ड सेल ऑफ गुड्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सेलर सोल्ड मेडिसिन टू बी। मान लो ए है, ए सेलर, उसने मेडिसिन दी, मेडिसिन डिफेक्टिव, मेडिसिन डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव मेडिसिन। बायर रिसीव्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स, उसको रिसीव हुई, देन एक्सेप्ट द गुड्स, क्योंकि बायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, देन रिसीव्ड बाय हिम। बायर ने बोला, बायर आस्क्ड फॉर रिटर्न ऑफ प्राइस। बायर ने बोला तुमने तो डिफेक्टिव गुड्स दे दी मुझे। बायर आस्क्ड फॉर रिटर्न ऑफ प्राइस। बायर ने क्या मांगा उसको कि तुम मुझे प्राइस वापस कर लो। सेलर सेड रिटर्न द गुड्स। सेलर बोलता गुड्स रिटर्न कर दो, प्राइस मिल जाएगा। आई विल रिटर्न योर प्राइस, प्लीज यू रिटर्न द गुड्स। बायर सेज आई एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। I exercise a right of lien. That is, I retain the goods until you will not return the price. Now the question, can buyer exercise the right of lien? Question, can the buyer exercise the right of lien? Answer is, he cannot exercise. Buyer cannot exercise. Right or lien का मतलब है right to retain, अपने पास प्रॉपर्टी को कब्जे में रखना। समझ गए? Retain, lien का मतलब he cannot exercise because right of lien belong to the seller. Right of lien, वो अपने पास प्रॉपर्टी को रखने का राइट नहीं है उसके पास। किसके पास? बायर के पास। किसके पास है ये राइट? बिलोंग ओनली टू द सेलर who has not been paid the price। ठीक है, जिसको प्राइस नहीं मिला वो अनपेड सेलर। तो बायर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू अनपेड सेलर फॉर द बेनिफिट ऑफ लियन। दैट इज, बायर मेड पेमेंट। अब मान लो समझ आएगा, बायर कभी भी लेन नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। राइट ऑफ लेन किससे रिलेटेड है? सेलर से रिलेटेड। अब नाउ देखो, आज की डेट में क्या होता है, पेमेंट मेड बाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नॉट बाय कैश। जनरली हम कैश नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेलर पेड और नॉट पेड, यहां पे सेलर पेड माना जाएगा, नॉट पेड माना जाएगा। देखो आंसर, सेलर इज पेड इन केस ऑफ पेमेंट बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड द कार्ड कंपनी,
कोई कार्ड कंपनी होगी, पीएनबी का कार्ड आपके पास है, एसबीआई का कार्ड है, तो कंपनी, दैट मीन्स बैंक, बैंक का कार्ड होगा। तो कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक होता है ना कार्ड, तो प्लास्टिक मनी है वो, ठीक है। इन केस आप रिचार्ज करते हो, आप रिचार्ज सर्विस जो कंपनी है, तो उसके साथ जो कार्ड होता है उसमें आप नंबर डालते हो, फिर आपका रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे पैसे कट जाएंगे आपके, वट एवर जो भी कूपन लगता है। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो प्लास्टिक मनी है, इट इज एन इमीडिएट पेमेंट। क्रेडिट और डेबिट कार्ड जब यूज करते हो तो इमीडिएट पेमेंट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, इमीडिएट पेमेंट हो जाती है, तो देन वो अनपेड नहीं होगा, ठीक है। Then now the question, there is a sale of goods on credit, क्रेडिट कार्ड नहीं बोल रहा हूं, क्रेडिट। कई बार क्या होता है, उधार लेते हो, क्रेडिट मतलब कि मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूं, होता है ना, ऐसे क्रेडिट करते हो, कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो क्रेडिट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए क्रेडिट है। सेल मेड ऑन, मान लो आज की डेट क्या है, सेल आज है 30 जनवरी 2024 को सेल हो गया, क्रेडिट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ कब होने पूरे, कब होने पूरे, हाँ, 30 अप्रैल को होने, ठीक है, अप्रैल कर लेते हैं, जो भी है, 3 मंथ याद रखो बस, ठीक है। सेल मेड ऑन द 30 जनवरी 2024, पेमेंट ड्यू ऑन, अब पेमेंट ड्यू कब है, उस वक्त 3 मंथ के लिए उधार, तो 3 महीने में आपको पैसे चुका लूंगा, उस डेट एक फिक्स कर ली उनने। अब मान लो वो है 30 अप्रैल 2024, टुडे, टुडे ऑन 30 Jan 2024, वट एवर सेल इज अनपेड और नॉट, वेदर सेलर इज अनपेड और नॉट, क्या आज की डेट में सेलर अनपेड है कि पेड है, सेलर को अनपेड माना जाएगा, पेड माना जाएगा, देखो स्टिल ही इज अनपेड सेलर, उसको अनपेड है, बट जो होम फुल प्राइस इज नॉट पेड, अनपेड सेलर के जिसको प्राइस फुल नहीं मिला है, आज तो नहीं मिला, उसको मिलेगा कब, 3 महीने बाद मिलेगा, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ अनपेड, पर अभी इस बिटवीन में वो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, राइट या क्लेम, क्योंकि ड्यू नहीं है अभी, ड्यू कब होने वो, 30 अप्रैल, जो भी डेट फिक्स होगी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर दिस एग्जाम्पल 30 अप्रैल 2024, ठीक है। बट ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है, अनपेड सेलर का राइट एक्सरसाइज, कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ अनपेड सेलर अंटिल, जब तक वो मनी ड्यू, जब मनी ड्यू हो जाएगी, आफ्टर दैट ही हैज राइट टू अनपेड सेलर, कि उसके बाद प्राइस उसका राइट है, ठीक है। बट फॉर द पर्पज एक्सरसाइज सम प्रिविलेज, इज अनपेड सेलर व्हेन प्राइस ड्यू इज नॉट पेड, जो प्राइस ड्यू है और नॉट पेड है वो डेट होना चाहिए, जैसे मान लो सपोज 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल के या 30 अप्रैल के बाद वो राइट टू एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना जो राइट है किसके पास, अनपेड सेलर। बट देर आर एक्सेप्शन, इनसॉल्वेंसी का एक्सेप्शन, मान लो सपोज इन बिटवीन ये जो पर्सन है बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वायर हैज गॉन इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अभी पेमेंट डेट आनी है अप्रैल, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं बचे, बैंकरप्ट हो गया, तो देन सेलर जो अनपेड है कैन एक्सरसाइज द राइट, दैट इज एक्सेप्शन हियर, ये एक्सेप्शन है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक्सरसाइज कर सकता है वो राइट, पहले भी ड्यू डेट से पहले, बिफोर ड्यू डेट ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन एक्सेट्रा, ठीक है, समझ गए। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, देखो मैंने बोला कि राइट अगेंस्ट द सेलर बायर एंड दूसरा गुड्स, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन, यहां तक समझ आ रहा है, पॉइंट पॉइंट वाइज समझो, उसको छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। देन व्हाट आर द राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, what are the rights of unpaid seller against goods, section 46, देखो section 46 talks about दो तरह से, property in goods passed to the buyer, property in goods passed to the buyer, जहां पे हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया बायर को,
तो दैट इज इन केस ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। देखो पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ऑनरशिप ट्रांसफर। पोजीशन में भी सेलर के पास भी हो सकता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। देन सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू द बायर। प्रॉपर्टी इन द गुड्स नॉट passed to the buyer, agreement to सेल, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल की बात करो, क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, अभी तक हमने ट्रांसफर नहीं की प्रॉपर्टी, फ्यूचर में ट्रांसफर हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 क्लॉज 1 ए बी एंड सी, जहां पे राइट दिए हैं, ए बी एंड सी में क्या राइट दिए हैं कि आपके पास राइट है। देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर, अगर प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो अनपेड सेलर हैज द राइट टू लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट टू रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस, राइट टू रीसेल सेक्शन 54 में दिया। लेकिन 46 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, ठीक है। तो अनपेड सेलर्स हैव द राइट ऑफ विद होल्डिंग द गुड्स, उसके पास सिर्फ राइट टू विद होल्डिंग द गुड्स है, बाकी राइट नहीं है। ये राइट सिमिलर टू द राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, ठीक है। दोनों तरह से देखो, होल्ड विद होल्डिंग द गुड्स, होल्ड करके रखी है उसने। सेक्शन 46 एक बार रीड कर लेते हैं। अनपेड सेलर्स राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड any lawful time been enforced, notwithstanding that property in goods may have passed to the buyer। मैंने बताया आपको pass to the buyer। अब यहाँ पे क्या है, बायर को ट्रांसफर हो गया ऑनरशिप, ट्रांसफर किसको हो गया? बायर को, पास हो गया। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एज सच बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ द लियन ऑफ द गुड्स फॉर प्राइस व्हाइल इज इन पोजीशन ऑफ दैट, ही इज इन पोजीशन। यहाँ पे क्या था, ये बोलते कि ट्रांसफर होगी है बायर को, लेकिन पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास। तो वो उन प्रॉपर्टी को तब तक रिटेन करके रख सकता है अपने पास जब तक उसको प्राइस पेड नहीं हुआ, क्लेम कर सकता। अब पिछले कल हमने जो पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, हमने बोला कि प्रॉपर्टी बायर की होगी, तो उस टाइम तो ये आया होगा तो अच्छा बायर के तो मजे पैसे दिए नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे राइट है। अब हम शॉप में जाते, हमने बोला 1 kg अनियन चाहिए, 1 kg अनियन डिलीवर कब होगा? जब उसने डिलीवरेबल स्टेट में ले आया, उसने हमें दे दिया, या उसने पैक करके रख लिया, पैक हो गया। अब वो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी देयर एंड देन, लेकिन अभी प्राइस हमने पेड करना है। प्राइस क्या करना है? पेड करना है। ट्रांसफर तो हो गया बायर को, प्राइस बायर ने पे करना है, प्राइस वो पे नहीं कर रहा है। जब तक वो पे नहीं करेगा तो जो सेलर उसका राइट है वो उसको अपने पास रख सकता है पोजीशन में, ठीक है। तो वो है राइट ऑफ लियन, ठीक है। पोजीशन देखो, राइट ऑफ लियन कब होगा? जब तक पोजीशन होगा, जैसे पोजीशन से बाहर हो जाएगी प्रॉपर्टी, फिर राइट टू लियन वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फिर कौन सा राइट आ जाता है? राइट टू लियन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कमेंस, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट इन ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसफर कर दी, ट्रांसपोर्ट कंपनी में डाल दिया अपने कैरियर, अब जा रही है, अभी वो गुड्स क्या है, प्रोसेस में जा रही है, आपने यहां से भेज दी, प्रोसेस में जा रही, तो उसको आप रोक सकते हैं रास्ते में, कंपनी को कॉल करके रोक सकते हैं, किसी गाड़ी के थ्रू भेजो, उस गाड़ी वाले को बोल सकते हैं डिलीवर मत करो प्रॉपर्टी, मुझे पैसे नहीं आए, ठीक है। पहला राइट कब एक्सरसाइज करोगे? जब अपने पास आपकी वो प्रॉपर्टी आपके पास ही है, किसके पास है? सेलर के पास है, प्राइस नहीं आया तो वो अपने पास रख सकता है जब तक प्राइस पेड नहीं हुआ। अब मान लो कई बार क्या होता है, सेलर डिलीवर करने के लिए भेज देता है कंपनी के, मान लो रेलवे में भेज दिया, ठीक है, डिलीवर, अब बाद में पता चला वो प्राइस ही नहीं पे कर रहा है उस चीज का, तो उसके पास राइट टू स्टॉपेज है, उसको इन ट्रांजिट उसको स्टॉप कर सकता है कि हम तब तक डिलीवरी आपको नहीं करेंगे जब तक आप प्राइस पे नहीं करेंगे। थर्ड थिंग, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट बन जाता है, ठीक है, तो देन क्या होगा? तब भी स्टॉप कर सकता है। मैंने पहले बताया अगर एक्सेप्शन में इंसॉल्वेंसी हो जाएगा तो अभी ड्यू है, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। The seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of goods as agent of value of the buyer, ठीक है, सॉरी 46 था। In the case of insolvency of buyer, the right of stoppage of goods in transit after he has parted with the possession of, parted with मतलब possession parted होगी,
पोजीशन अब सेलर के पास नहीं है, पोजीशन क्या उसके हाथ से निकल गई, पार्टेड सेपरेट होगी पोजीशन किससे, सेलर से। अब क्या है, गुड्स ट्रांजिट में, ट्रांजेक्शन में, ठीक है। राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, राइट ऑफ रीसेल भी है, वो सेक्शन 54 में हम डिस्कस करेंगे। ये तीन तरह के राइट है। सेकंड क्लॉज, विद द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। अब देखो नॉट पास टू द बायर मतलब एग्रीमेंट ऑफ सेल है। द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू अदर रेमेडीज right of withholding delivery similar to the coextensive with his right of lien and stoppage and transit with the property as passed to the buyer। ठीक है, अब सेम राइट है वो किसकी तरह, यहाँ पे राइट टू सेल वगैरह नहीं होगा उसके पास। देखो क्लियर, यहां तक समझ आ गया आपको, तीन तरह के राइट है, किससे राइट यूज कर सकते हैं, क्लियर। देखो राइट ऑफ लियन किसका राइट है, अनपेड सेलर का राइट है, टू रिटेन द गुड्स नॉट डिलीवर टू द बायर। फॉर लियन बायर मस्ट हैव पोजीशन, सॉरी सेलर मस्ट हैव पोजीशन, सेलर की पोजीशन होनी चाहिए उस गुड्स के अंदर। टाइटल से मतलब नहीं, अभी अभी सेलर का टाइटल हो ना हो उसके पास क्या है, पोजीशन है, क्योंकि टाइटल तो ट्रांसफर हो गया किसको, बायर को, ठीक है। देन इफ सेलर हैज नॉट पोजीशन और कैन नॉट, देन ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट। अगर सेलर की पोजीशन में गुड्स नहीं है तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, ठीक है। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एसेंशियल ऑफ राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज अंडर सेक्शन 46 क्लॉज 1 ए प्लस 47, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट कहां पे दिए, 47, 46 क्लॉज 1 ए, क्योंकि राइट ऑफ लियन कहां पे है, 46 क्लॉज 1 ए राइट ऑफ लियन है, 46 क्लॉज 1 बी राइट टू स्टॉपेज है, 46 क्लॉज 1 सी राइट टू रीसेल है, ठीक है। तो 46 क्लॉज 1 ए हम रेड विद करेंगे सेक्शन 47। अब 47 देखना, सेलर्स लियन, सेलर्स लियन क्या बोलता है, लियन कब यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ देम एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजीशन। पोजीशन देखो ये राइट टू लियन से पोजीशन की बात करता है, टाइटल की बात नहीं करता, ठीक है। तो उसकी किसकी पोजीशन में, अनपेड सेलर की पोजीशन में गुड्स, रिटेन पोजीशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर प्राइस इन द फॉलोइंग केस, नेमली जब तक उसको प्राइस पे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्राइस पे नहीं हुआ, या टेंडर जो भी उनका ऑफर प्राइस था। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, वेयर गुड्स टू सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन, ठीक है। ये बोलता है कि जब आप गुड्स सोल्ड कर दिया आपने किसको, आगे जो पर्सन, बिना उधारी के बेचा हो, विदाउट स्टिपुलेशन, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब कैसी उधारी, क्रेडिट पे नहीं बेचा आपने, ठीक है। स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, उधारी, उधार पे नहीं बेचा आपने। जैसे मैंने पहले क्रेडिट वाला एग्जाम्पल, तब तो जब क्रेडिट पे जाता है तो कब होता है, जब ड्यू होगा अमाउंट, ठीक है। देन वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, से आ गया समझ, उससे क्रेडिट वाला मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने गुड्स सोल्ड किया ऑन द क्रेडिट, अब जो टर्म ऑफ क्रेडिट आपने 3 मंथ दिया था वो एक्सपायर हो गया, जैसे ही वो एक्सपायर हो गया आफ्टर, जो एज पर माय एग्जांपल जो हमने अर्लियर एग्जांपल दिया था उसमें 30 अप्रैल 2024 था, तो 30 अप्रैल 2024 को क्रेडिट की डेट एक्सपायर हो रही है, उसके बाद ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, ठीक है। देन वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर क्या बन जाता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है, ठीक है। तो देन राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज इवन दो बायर इज सॉल्वेंट। अब देखो ध्यान, दोनों, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो चाहे सॉल्वेंट हो, अगर इंसॉल्वेंट है तब तो कर ही सकते हैं राइट ऑफ लियन। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए ने ए सेलर है, बी बायर है। अब ए ने यहां से कुछ गुड्स लेनी है, अभी वो किसकी पोजीशन में है, ए के पोजीशन में से है, लेकिन ट्रांसफर टाइटल, टाइटल क्या हो गया, टाइटल ट्रांसफर, ऑनर कौन बन गया है, बी, लेकिन प्राइस पे नहीं हुआ, इसने अभी प्राइस पे नहीं किया, प्राइस नॉट पेड, प्राइस में भी पोस्टपोन, डिलीवरी में भी पोस्टपोन, हमने पहले डिस्कस किया सेक्शन 5 में, ठीक है। ऑनर बन चुका है, अब ए को कहीं से पता चला कि बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, रिटेन, अब वो प्रॉपर्टी उसको नहीं देगा, चाहे वो ऑनर बी बन चुका है और प्राइस दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि इंसॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट है तब भी राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज किया जा सकता है,
इधर बोथ केसेस में, चाहे वो इंसॉल्वेंट है तब तो करेगा ही, या सॉल्वेंट भी है प्राइस पे नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट है तब भी प्राइस पे नहीं कर रहा है, तब भी वो राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकता है अंटिल जब तक वो प्राइस पे ना करे। ठीक है, अब देखो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब जो राइट टू लियन एक्सरसाइज ओनली अगेंस्ट प्राइस, अगेंस्ट प्राइस, राइट ऑफ लियन सिर्फ प्राइस के अगेंस्ट होता है। क्या अब मान लो सपोज ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, ए के पास पोजीशन है, बी इसका ऑनर बन गया, बी बायर है, ठीक है, बी क्या बन गया, बायर बन गया। इस पॉइंट को समझना, ये ऑनरशिप और पोजीशन की बात और प्राइस, या तीनों चीजें आ जाएगी। अब सेलर है, सेलर के पास अभी प्राइस पे नहीं हुआ, प्राइस पे नहीं हुआ। अब मान लो सपोज अब इसने इसको गोडाउन में रखा है, कस्टडी में रखा है, जहां पे इसने इसका कुछ एक्सपेंसेस लग रहा है, मान लो 100 रुपए लग गया, किसी की कस्टडी में रखा था, ठीक है। अब इसने प्राइस पे कर लिया, प्राइस पे कर लिया, कितना प्राइस, मान लो 1000 डिसाइड हुआ था तो 1000 पे कर लिया। क्या आफ्टर पेइंग द प्राइस, जब प्राइस पे कर लिया उसके बाद क्या राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है सेलर फॉर द चार्जेस, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर एनी अदर रिपेयर जो बनी होता है, जो भी उसका खर्चा आ रहा है रखने रखाव में, क्या उसके लिए वो उसको राइट टू लियन एक्सरसाइज कर पाएगा कि नहीं? ठीक है, वो एक्सरसाइज सिर्फ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट प्राइस के अगेंस्ट होगा। अगर कोई कस्टडी केयर करने के लिए एक्स्ट्रा जो उसका चार्ज लग रहे हैं उसके अगेंस्ट कभी भी वो राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, किसके लिए? वो देखो, पहला पोजीशन होना चाहिए, दूसरा प्राइस नॉट पेड होना चाहिए, ठीक है, तीसरा अगर वो इंसॉल्वेंट बन जाता है या सॉल्वेंट भी है, बोथ केस लियन दोनों केसेस में आपका एक्सरसाइज किया जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में केस लॉ लिखना आप, केस लॉ है इंपेरियल बैंक वर्सेस लंदन एंड सेंट कैथरीन कैथरीन डॉक्स कंपनी लिमिटेड 1877 इंग्लिश केस लॉ। court held that court held that the right of lien court held that the right of lien is linked with the possession. Right of lien is linked with the possession and not with the title. Linked with the possession and not with the title, even if the seller has transferred, even if the seller has transferred to the buyer the document of title, to the buyer the document of the title to the goods, title buyer the document of title to the goods, his lien is not defeated, his lien is not defeated as long as he remain in possession, as long as he remain in possession, full stop. The right of lien is available only for the price of goods, available only for the price of goods, and seller is not entitled, and seller is not entitled to lien
entitled to lien on other charges, on other charges. ठीक है, एक और केस लिख लो, सोमेश वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर शिपिंग कंपनी 1860. Court held that where the price has been tendered, court held that where the price has been tendered, the seller cannot claim price has been tendered. The seller cannot claim to retain the goods, further for the expenses incurred by him on the storage during the period that he was holding the goods. He was holding the goods in exercise of his lien. ठीक है, क्लियर हो गया सेक्शन 47. Then now a right of lien on part of goods can be exercised. Section 48. Section 48 बात करता है right of lien on parts of goods can be exercised. जो पार्ट में मतलब पूरी होल अभी डिलीवरी नहीं हुई है, पार्ट्स डिलीवरी हुई है, तो उन पार्ट्स में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में पार्ट डिलीवरी की बात करें. सेक्शन 48. Where an unpaid seller has made part delivery of goods, he may exercise his right of lien on the remainder. मान लो 100 बैग हमने डिलीवर करने थे. अब 100 बैग में से हमने मान लो सपोज 70 बैग डिलीवर कर लिए, लेफ्ट कितने बचते हैं? 30. अब वो 70, अब वो मान लो पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गया. क्या पता चला? इंसॉल्वेंट हो गया. तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी को हम रिटेन कर सकते हैं, जो बाकी रिमाइंडर बचते हैं. Unless such part of delivery has been made under the circumstance as to show us agreement to waive the lien, या फिर agreement to waive the lien अगर शो कर रहा था, unless इस तरह से हो तो. ठीक है, तो इन दैट केस पार्ट ऑफ डिलीवरी भी को मैं भी क्या कर सकते हैं? वो एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट और लियन. देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ लियन. कि लियन एंड कब होगा, उसका टर्मिनेट कैसे कैसे होगा. सेक्शन 49 में टर्मिनेशन ऑफ लियन. द अनपेड सेलर ऑफ गुड लॉसेस हिज लियन देयरऑन. मतलब लियन का राइट कब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है और कब नहीं कर सकता है. तो दैट इज 49. व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू कैरियर, जब वो एक बार कैरियर को डिलीवर कर देगा, कौन? सेलर. और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द वायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट, रिजर्विंग राइट कब रखते हैं? सेक्शन 25 में डिस्कस किया था. अब मेरा राइट रिजर्व रखेंगे. ठीक है, तो बोलता है द अनपेड सेलर लॉसेस द राइट ऑफ लियन एज सून एज ही लीव्स द पोजेशन ऑफ गुड्स. इसका मतलब क्या है? जैसे ही उसके हाथ से पोजीशन लीव छूट गई, वैसे ही उसका राइट टू लियन एंड हो जाएगा. ठीक है, सेलर डिलीवर गुड्स टू द कैरियर फॉर कैरिंग टू द बायर. मतलब कैरियर हमने मान लो कैरियर कंपनी को हैंड ओवर कर दी. मान लो प्राइस नहीं पेड हुआ आपको, आपने कैरियर कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, तो आपका राइट टू लियन खत्म हो गया. फिर आप राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते. और राइट है, राइट टू स्टॉपेज आ जाएगा, बट यू कैन नॉट एक्सरसाइज राइट टू लियन. राइट टू लियन कब
किसके अगेंस्ट होता है? पोजीशन के अगेंस्ट। जब तक प्रॉपर्टी किसकी पोजीशन में है? सेलर के पोजीशन में, तब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है। कैरियर हैज द पोजीशन। अब पोजीशन किसके पास चलेगी? कैरियर कंपनी के पास, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो इंटरमीडिएट है, या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, क्योंकि अगर जो सेलर है लॉसेस द पोजीशन एंड कंट्रोल ऑन द गुड्स, तो लियन टर्मिनेटेड। तो लियन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। सेकेंड, वेयर व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स, या फिर वो पोजीशन बायर या उसके एजेंट को मिल गई, तो अब पोजीशन लॉसेस होगी किसकी? पोजीशन सेलर की। तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। तो सेलर, देखो सेलर क्या होता है कि रिजर्व राइट क्या होता है? राइट टू रिजर्व का मतलब राइट, सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अगर वो रिजर्व करके रखता है राइट डिस्पोजल ऑफ द गुड्स एज ही लाइक्स, जैसे वो चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, दो द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, चाहे वो पोजीशन ऑफ बायर की पोजीशन में क्यों ना हो, तब वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। अगर विदाउट रिजर्विंग द पोजीशन, सॉरी विदाउट रिजर्विंग द राइट, ठीक है, तब वो राइट टू लियन उसका खत्म हो जाएगा। क्लियर? दो चीजें देखो, इफ विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल लियन टर्मिनेटेड, तब टर्मिनेट हो जाएगा। इफ विद रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, अगर रिजर्व राइट रखा है उसने, तब वो लियन हैज नॉट बीन टर्मिनेटेड, उसका टर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो बायर की पोजीशन में क्यों ना चला जाए, क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्ट में ही पहले क्या कर दिया? रिजर्व करके रखा अपना राइट। ठीक है, तब वो सेलर हैज पोजीशन तो द कैरियर, चाहे वो कैरियर के पास हमने पोजीशन, तब भी सेलर की पोजीशन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देन 49 क्लॉज 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है, वेयर बेवर ऑफ बायर ऑफ, अगर बायर है या फिर एजेंट है उसको पोजीशन मिल गया तो लॉस हो गया पोजीशन सेलर का, देन ही कैन उसका राइट टू लियन टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा, बाय वेव देयर ऑफ, अगर वो वेव करते हैं अपने राइट को खुद ही, चलो छोड़ो यार क्या है, मतलब तुम दे देना पैसे जब देना, तो मतलब ले जाओ तुम प्रॉपर्टी, खुद वेव कर अपना राइट को, लियन को। ठीक है, तब वो अपनी इच्छा से, वेव इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। Second clause, the unpaid seller of goods having lien thereon that does not lose his lien by reason only that he has obtained the decree for price of the sale of the goods. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर वो डिक्री मिल भी जाते उसके फेवर में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट खत्म हो जाए। ठीक है, देन इस पे लिखना थोड़ा सा, सेक्शन 49 पे देखो, टर्मिनेशन में जब मान लो मेंस में क्वेश्चन आता भी है ना, पॉइंट यहीं से बन जाते हैं, डायरेक्ट से ही पॉइंट बन जाएंगे, यही पॉइंट है, हेडिंग बना दो उनको, पॉइंट बन गया आपके। ठीक है, देखो, डिलीवरी टू द कैरियर, डिलीवरी टू द कैरियर पुट्स एन एंड्स, डिलीवरी टू द कैरियर पुट्स एन एंड्स टू द राइट ऑफ लियन, puts an ends to the right of lien, but the seller still has the right, the seller still has the right of stoppage, right of stoppage in transit, right of stoppage in transit, right of stoppage in transit. If the seller regain the possession, if the seller regain the possession of goods, if the seller regain the possession of goods from the carrier, possession of the goods from the carrier, then his right of lien, then his right of lien revives. ठीक है, full stop. The right of lien is also then his right of lien revives. REVIVES. Full stop. The right of lien is also, right of lien is also lost when the goods are delivered, when the goods are delivered to the buyer, goods are delivered to the buyer or his agent. ठीक है, full stop. When seller has given
when seller has given the possession, when the seller has given the possession to the buyer, his right in goods, his rights in goods are terminated. His right in goods are terminated. He must recover the price. He must recover the price exactly. Recover the price exactly as he would recover any other debts. एक केस लिखना है यहाँ पे, वल्फे वर्सेस गिब्सन 1874 English case law. Court held that if the goods are delivered back to the seller, for specific purpose, such as repair, repacking, etc., the right of lien is not revived. Full stop. On the other hand, the seller's lien is not defeated. The seller's lien is not defeated when the buyer has taken the possession of the goods in a wrongful manner and without the consent of the seller. Full stop. Seller also waive the right of lien. Waiver may be express or impliedly. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका राइट टू लियन ऑफ द सेलर. क्या राइट था उसका, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से टर्मिनेट होगा. द नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट.